हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 12th बिजनेस स्टडीज का 6th चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी टॉपिक हो तो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट्स हम कवर कर रहे हैं उसको हम बहुत ज्यादा पहले तो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि बोर्ड में कोई भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सको। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी बेस्ड सिंपलीफाइड नोट्स में से भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसे पेपर में जब अटेम्प्ट करने का टाइम आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, इतना प्रॉपर ढंग से आपको कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन और नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम कवर करेंगे वो स्टाफिंग का मीनिंग और स्टाफिंग का प्रोसेस कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। अगर मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करूं, स्टाफिंग मींस पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही जॉब पे जब आपने ऑर्गेनाइजिंग करी थी तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करा था, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी वो क्रिएट करी थी। अब उस स्ट्रक्चर को फिल करना, सही जॉब पे सही इंडिविजुअल को लेके आने को हम स्टाफिंग कहते हैं। थोड़ा सा और अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन पे जाऊं तो फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था उसको फिल करना, एंड कीपिंग इट फिल्ड। कीपिंग इट फिल्ड का मतलब है जो आपने फिल कर दिया है, अच्छे कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में आ गए हैं तो इस चीज को इंश्योर करना कि वो अच्छे कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन में रहें, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। तो गेटिंग द गुड कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग दोज गुड कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टाफिंग। खाली अच्छे कैंडिडेट्स को लेके आने से बात नहीं बनेगी, उसके बाद लेके आने के बाद इस चीज को भी इंश्योर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है खाली सेलेक्ट कर लेना, अच्छे कैंडिडेट्स ले आना ही स्टाफिंग होता है, बट स्टाफिंग जो है वो सिलेक्शन से बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। स्टाफिंग के अंदर आप काफी सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हो जिससे कि हम इस चीज को इंश्योर कर सके कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए और सारे जितने भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रहे भी। तो अगर आपको इस चीज को इंश्योर करना है दैट वी आर एबल टू गेट वेरी गुड कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर एबल टू मेंटेन दोज कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको काफी सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो देखते हैं स्टाफिंग करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मींस हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड। कितने कैंडिडेट्स की हमें जरूरत है और किस टाइप के कैंडिडेट्स की हमें जरूरत है। हाउ मेनी मींस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स चाहिए। व्हाट टाइप का मतलब है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अंदाजा यही लगाएंगे कि कितने कैंडिडेट्स चाहिए और किस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए। और इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, जब टाइप की बात करते हैं तो हमें वुमेन रिजर्वेशन को भी एनकरेज करना है, बैकवर्ड कम्युनिटी से कोई इंडिविजुअल्स हैं उनको भी जॉब देनी है, जो फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनको भी जॉब देनी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये अंदाजा लगाएंगे कि कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉइज की जरूरत है। इसके लिए बेसिकली 2 टाइप की एनालिसिस करी जाती है। एक होता है वर्क लोड एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वर्क लोड का मतलब है हाउ मेनी पीपल रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसको करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, उसको हम वर्क लोड एनालिसिस कह देते हैं। एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस, हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल ऑलरेडी अवेलेबल। ऑलरेडी कितने इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम
कर रहे हैं उसको हम वर्क फोर्स एनालिसिस बोल देते हैं। तो जब आप एस्टिमेट करते हो कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, तो आप वर्क फोर्स एनालिसिस करके ये पता लगा लेते हो हाउ मेनी पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग। वर्क लोड एनालिसिस करके ये पता लगा लेते हो कि हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। तो जब आप ये दोनों एनालिसिस करोगे तो तीन सिचुएशन सामने आ सकती हैं। या तो हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं, ऑप्टिमली मतलब बेस्ट पॉसिबल तरीके से स्टाफ हैं, जितने लोगों की जरूरत है उतने ही इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। या हम ओवर स्टाफ्ड हैं, ओवर स्टाफिंग है, जरूरत से ज्यादा लोग हैं। या हम अंडर स्टाफ्ड हैं, जरूरत से कम लोग हैं। तो अगर हम अंडर स्टाफ्ड हैं तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम उनको सर्च करेंगे। सर्च करने को रिक्रूटमेंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स। जब तक कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। हम कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में ऐड देके लोगों को इनवाइट करते हो, आप और बड़े सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप कैंडिडेट्स को ढूंढ सकते हो। जब आप ढूंढ रहे हो तो बेसिकली आप दो जगह से ढूंढ सकते हो। एक होता है इंटरनल सोर्सेज, आप कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सर्च कर सकते हो। एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, आप कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी सर्च कर सकते हो। जैसे अंदर से आप कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में से ट्रांसफर करके ले आओ, या लोअर लेवल से हायर लेवल पे प्रमोशन करके ले जाओ। तो कैंडिडेट्स कैन बी सर्च्ड फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन आल्सो बी सर्च्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब कैंडिडेट्स को आपने सर्च करा और उनको मोटिवेट करा कि ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करो, और हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशंस आ गई, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मींस चूजिंग द बेस्ट पर्सन और पर्संस आउट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड। जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है उनमें से जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है या जो सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब सिलेक्शन करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, बहुत मुश्किल से उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। उसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो कैंडिडेट अपनी जॉब को सीरियसली लेंगे, अगर आप कैंडिडेट को वैसे ही सेलेक्ट कर लोगे तो वो कभी भी अपनी जॉब को सीरियसली नहीं लेंगे। और एक, अगर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर मुश्किल होगा तो आपको सबसे अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे। अगर आप इजी सा सिलेक्शन कर लोगे तो हो सकता है बड़े अच्छे कैंडिडेट्स ना मिले। तो सिलेक्शन शुड बी डन वेरी रिगरसली। The selection procedure should be very difficult so that we are able to get the best candidates and the candidates also realize the importance of their job. Selection करने के बाद आप उनकी प्लेसमेंट करते हो। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द कैंडिडेट ऑन द जॉब। जिस जॉब के लिए कैंडिडेट आया है उस जॉब पे उसको रखना, एंड विल ऑक्युपाई द जॉब पोजीशन, उसको तो प्लेसमेंट कह देते हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको फेलो एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के राउंड पे लेके जाते हैं, सभी से मिलवाते हैं ताकि एम्प्लॉय फेमिलियर हो जाए और उसको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना आए। उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तो हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे, उसको एक जॉब पोजीशन देंगे और उसको कहेंगे कि आप इस जॉब पोजीशन को ऑक्युपाई कर लो। उसके बाद हम उसकी इंट्रोडक्शन करवाएंगे सभी के साथ, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। उसके बाद भी स्टाफिंग कंटिन्यू रहेगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है इंक्रीजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल। कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स जो हैं उनका नॉलेज लेवल या स्किल्स लेवल इतना ज्यादा नहीं है और उनको काम करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं जिससे कि उनका नॉलेज लेवल बढ़े, जिससे कि वो अपने काम को और अच्छे ढंग से कर सकें। यह भी जरूरी है। अगर एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, उसको काम करना अच्छे से नहीं आएगा, तो वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए। तो आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड आर एबल टू एंजॉय द वर्क, डू द वर्क इन अ प्रॉपर वे। अब हम खुद भी ट्रेनिंग दे सकते हैं या कई ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ कोलैबोरेशंस होती हैं जो कि उनके बिहाफ पर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद एक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है चेकिंग द परफॉर्मेंस। जब एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और उनको फीडबैक देना।
फीडबैक का मतलब है उनको यह बताना कि आपकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। अगर अच्छी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं तो उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको बताना कि यहां पर कमियां आ रही हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। तो टाइमली उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना और उनको फीडबैक देते रहना भी बहुत जरूरी है ताकि उनको पता चल सके कि वो अपना काम सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग। आज के टाइम पर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग जॉब्स, दे आर इंटरेस्टेड इन करियर। वो चाहते हैं कि उनका करियर बने। करियर मींस कॉन्टिन्यूअस उनकी ग्रोथ हो। अगर हम उनको प्रमोशंस के चांसेस नहीं देंगे, हम उनकी करियर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो एम्प्लॉइज ज्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे। तो टाइम टू टाइम उनकी प्रमोशंस करते रहना, उनको हायर लेवल्स पे लेके जाते रहना भी बड़ा जरूरी है, जिससे कि अच्छे एम्प्लॉइज मोटिवेट रहें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते रहें। और सबसे लास्ट में कंपेंसेशन का मतलब जो एम्प्लॉइज की सैलरीज बनती हैं, जो वेजेस बनती हैं, वो भी प्रॉपर ढंग से उनको प्रोवाइड करना, उसके बारे में भी डिसाइड करना। जब सैलरीज या वेजेस देते हो तो दो टाइप से सैलरीज या वेजेस दी जा सकती हैं। होते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, डायरेक्ट जैसे आप सैलरीज दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो। एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आप उनको फैसिलिटीज दे देते हो, जैसे आपने उनको पेड वेकेशंस दे दी तो वो एक इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। जैसे आपने उनको पेड इंश्योरेंस दे दी, मेडिकल फैसिलिटीज दे दी। तो वट एवर वी आर गिविंग टू द एम्प्लॉयज इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज इज कॉल्ड कंपेंसेशन, एंड वी शुड प्रोवाइड एडिक्वेट कंपेंसेशन सो दैट एम्प्लॉयज रिमेन सेटिस्फाइड। जो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होंगे वो टाइम बेस्ड भी हो सकते हैं। टाइम का मतलब जितने टाइम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। एक परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब होता है जितने यूनिट्स वो बनाएगा उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाएगी। जैसे एक वर्कर को कहा एक मान लो वो बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाने के 50 रुपए आपको मिलेंगे, तो उसने अगर 10 बॉक्स बना दिए तो उसको हम 500 रुपीज दे देंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम टाइम के हिसाब से पेमेंट करें कि एक दिन की आपके सैलरी 1000 रुपीज, अगर आप एक दिन आओगे तो 1000 रुपीज मिलेंगे। वहां पर परफॉर्मेंस के साथ उसको लिंक नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स हैं स्टाफिंग में जब आप करोगे। तो स्टाफिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन, प्रमोशंस, सो दैट वी आर एबल टू गेट गुड कैंडिडेट्स एंड वी आर एबल टू मेंटेन दोज गुड कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये तो जनरल एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। तो स्टाफिंग की जो डेफिनेशन आपने करनी है, मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट वे में जो स्टाफिंग का मतलब है, इन द सिंपलेस्ट टर्म्स स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब, लोगों को नौकरी पर लेके आना। बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था उसके अंदर जो जॉब पोजीशंस आपने क्रिएट करी उनको फिल करना और फिल रखना, मतलब इंश्योर करना कि अच्छे कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। आप वर्कफोर्स को आइडेंटिफाई करते हो कितने लोगों की जरूरत है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, डेवलपमेंट, काफी सारा काम आप करते हो टू फिल द रोल्स डिजाइन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ताकि जो उनको हमने रोल दिया है वो अपने रोल को अच्छे ढंग से फिल कर सकें। इन अदर वर्ड स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। एक अच्छी वर्कफोर्स को लेके आना, उनको यूज करना और उनको मेंटेन करके रखना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग खाली अच्छे कैंडिडेट्स को लेके आने से नहीं होगी, उनको मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा। देन स्टाफिंग प्रोसेस में मैंने आपको फर्स्ट है बताया एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ नोइंग हाउ मेनी पर्संस वी नीड बट आल्सो व्हाट टाइप, कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप के लोगों की जरूरत है। टाइप मींस द क्वालिफिकेशन एंड द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द एम्प्लॉइज हुम वी नीड टू अपॉइंट। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए। मैंने आपको यह भी बताया हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि वी नीड टू एनकरेज वुमेन, पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज, पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को भी हम जॉब प्रोवाइड करें, इंपॉर्टेंस दें। अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट वुड नेसेसिटेट, मैंने आपको कहा दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वर्क लोड एनालिसिस करोगे आप और वर्क फोर्स एनालिसिस करोगे। वर्क लोड एनालिसिस में आप क्या आइडेंटिफाई करोगे,
असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस जॉब, कितने लोगों की जरूरत है काम को करने के लिए और किस टाइप के लोगों की जरूरत है, उसको आप वर्क लोड एनालिसिस कह दोगे। वर्क फोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल, ऑलरेडी कितने इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उसको आप वर्क फोर्स एनालिसिस कह दोगे। In fact, such an exercise would reveal whether we are understaffed, overstaffed और optimally staffed। तो इससे हमें पता चल जाएगा हम understaffed हैं या overstaffed हैं या optimally proper ढंग से हमारी staffing है। दोनों ही situations, overstaffing और understaffing अच्छी नहीं है। overstaffing से unnecessary खर्चे बढ़ते हैं, understaffing से हम अपने काम को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही situations को हमें avoid करना चाहिए। estimate करने के बाद आपने क्या करा, recruitment करी। रिक्रूटमेंट में मैंने क्या बताया, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, आप उनको सर्च करते हो, ढूंढते हो कैंडिडेट्स को। एंड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट का मतलब होता है मोटिवेट करना। देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको मोटिवेट करते हो कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स और डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, कहां से वो कैंडिडेट्स आएंगे, हम सारे सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज किया जा सकता है। इंटरनल सोर्सेज को एक लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज करा जा सकता है क्योंकि सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स इंटरनल सोर्सेज से पूरी नहीं हो सकती हैं। फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वाइडर चॉइस एक्सटर्नल सोर्सेज आर यूज्ड। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा चॉइस चाहिए, फ्रेश टैलेंट चाहिए, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट्स को सर्च करोगे। तो रिक्रूटमेंट करने के बाद फिर हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन और अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा उसमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट को आप ऑर्गेनाइजेशन में चूज करते हो। शुड बी डन वेरी केयरफुली एंड रिग्रेसली। मैंने आपको बताया सिलेक्शन करते वक्त बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर होना चाहिए। क्यों? इट एंश्योर्स दैट द कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स। एक तो इस चीज को इंश्योर करें कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें उसमें से सबसे अच्छा कैंडिडेट हमारे पास आए। Then it enhances the self esteem and prestige of those selected। जो सिलेक्ट होंगे अगर वो मुश्किल प्रोसीजर को फॉलो करके आए हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम रेस्पेक्ट बढ़ेगी एंड दे रियलाइज हाउ सीरियसली द थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम को कितना सीरियसली किया जाता है, तो वो अपनी जॉब को सीरियसली लेंगे, वो लाइटली नहीं लेंगे। अगर आप आसानी से सिलेक्शन कर दोगे तो वो अपने जॉब की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। Then placement and orientation. Orientation is introducing the selected candidates to other employees and familiarizing him with the rules and policies। मैंने कहा नया कैंडिडेट आएगा उसको इंट्रोड्यूस करवाना, बाकी एम्प्लॉइज के साथ फेमिलियर करवाना, उसको एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी जाती है कंपनी के बारे में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के साथ, कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वर्क प्लेस के राउंड पे लेके जाएंगे और जिस जॉब के लिए लेके आए हैं उस जॉब का उसको चार्ज देंगे। Process of familiarization is very crucial and may have a lasting impact on the decision to stay on his job। अगर आप उसको familiarize करवा रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है और वो स्टे करेगा। अगर आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया किसी के साथ और उसको काम समझ में नहीं आया तो वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टे ना करें। प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉई ऑक्युपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है वो आके जब उस पोस्ट को ऑक्युपाई कर लेता है तो उसको हम प्लेसमेंट करना क्या देते हैं, तो हम उसकी प्लेसमेंट करेंगे और उसकी फेलो एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोडक्शन करवाएंगे जिसको कि हम ओरिएंटेशन कह देते हैं। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। उनकी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि अपना काम वो अच्छे से कर सकें। एंड आल्सो एक्वायर द कंपिटेंसी टू टेक अप हायर लेवल जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हायर लेवल की जॉब्स लेनी है तो उसके लिए उनको नॉलेज चाहिए, तो वो उनको प्रोवाइड करवाना। Organizations may have in-house training centers or arrange with some training and educational institutes to provide training to their employees। Organizations के अपने training centers हो सकते हैं या हो सकता है वो बाहर किसी training institutes या educational institutes के साथ collaboration करके अपने employees को training provide करें। Then performance appraisal। After the employees have undergone a period of training and they have been placed on the job for some time, there is a need to evaluate their performance। जब उनको ट्रेनिंग दे दी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अब उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और ये देखना कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉइज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। उसकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके पता लगाना कि वो ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं। The employees is expected to know what the standards are and superior is to provide the employee feedback on his or her performance। एम्प्लॉय को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं और सुपीरियर का काम है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करके उसको फीडबैक देना, उसको बताना कि उसकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं है। The performance appraisal process therefore will include defining the job, उसकी जॉब उसको बताना,
अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करना और उसको फीडबैक देके बताना कि भाई आपका काम सही ढंग से आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, मैंने आपको बता दिया आज के टाइम पर एम्प्लॉय की प्रमोशन का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। मैनेजर्स नीड टू डिजाइन एक्टिविटीज टू सर्व एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, एम्प्लॉइज चाहते हैं लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ हो। दे मस्ट एनकरेज एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड रियलाइज फुल पोटेंशियल, एम्प्लॉइज की ग्रोथ करवाना बड़ा जरूरी है। प्रमोशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स करियर, प्रमोशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके करियर का, तो टाइम टू टाइम उनको प्रमोशंस देना। They refer to being placed in positions of increased responsibility. They usually mean more pay, responsibility and job satisfaction. Promotions में आप उनकी सैलरीज भी बढ़ा देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ा देते हो, अथॉरिटीज भी बढ़ा देते हो, तो उनको ज्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टे करेंगे। एंड लास्ट वन इज कंपेंसेशन, आप उनकी कंपेंसेशन के बारे में डिसाइड करोगे। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू एस्टैब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान्स फॉर देयर एम्प्लॉइज, उनकी वेजेस और सैलरीज के बारे में डिसाइड करोगे। कंपेंसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवार्ड्स गोइंग टू द एम्प्लॉइज, जो भी आप एम्प्लॉइज को उनकी सर्विसेज के बदले दे रहे हो उसको हम कंपेंसेशन कहते हैं। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस, बोनस। इनडायरेक्ट हो सकते हैं जैसे पेड इंश्योरेंस हो गया, पेड वेकेशंस हो गया। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मैंने आपको कहा टाइम बेस्ड हो सकता है और परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड मीन सैलरीज एंड वेजेस आर पेड एदर डेली, वीकली और मंथली और एनुअली, उनको परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं किया जाता, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर उनको या एनुअल बेसिस पर पैसे दे दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। जबकि परफॉर्मेंस बेस्ड प्लान्स में सैलरीज और वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू पीस वर्क, कितने यूनिट्स वो बनाएंगे उसके हिसाब से हम उनको सैलरीज और वेजेस दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्टाफिंग जब हम कर रहे हैं तो इतने सारे काम हम कर रहे हैं ताकि अच्छा कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए और अच्छा कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।